ये जो प्रोग्राम है इसकी जानकारी मेरे को हमारे दादा ने दिए थे जो जलगांव से यहाँ पर आए हैं। मैंने इसी दिन जानबूझकर फिर यहाँ प्रशिक्षण शिविर कट्टा में रखे थे। जो बच्चे दिख रहे हैं इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरा 24 घंटे समाज के लिए काम करते हैं। ये ऐसे बच्चे एक एक महीना भी घर नहीं जाते हैं। ये सिवनी से यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे और बाजू में प्रोग्राम होने की वजह से थोड़ा उधर हमारा लेट होने की वजह से फिर हमने बोले कि भाई चलो चाहे कुछ भी हो ये प्रोग्राम में हम लोगों ने जाना चाहिए। मैं ये जो आवाज क्यों हो रहा बेटा? हेलो, ये साउंड नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं इधर खड़े हो गया था। हम सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। साल में एक बार बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं। बिरसा मुंडा तो गुजर गए, फिर उसका नाम हमको बार बार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कारण है कि बिरसा मुंडा को हम लोग याद करते हैं? हमारे एकाध किसी दूसरे नेता की हमारे पास में जो फोटो, किसी पार्टी नेता की फोटो नहीं रहती है, उसकी मूर्ति नहीं बिठाते हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं। क्यों? इसीलिए याद करते हैं क्योंकि इस समाज को नेताओं ने बहुत धोखा दिया है। आदिवासी समाज के नेताओं ने ही आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। और जो आज हमारी हालत है इसके दो कारण है कि हम खुद जागरूक नहीं है और हमने अपने शहीदों ने बताया हुआ जो मार्ग है, चुपचाप रहे, हमारे नेताओं ने बताया हुआ जो मार्ग है वो मार्ग को हम लोगों ने छोड़ दिया है। आप सोच सकते हैं क्या कि कोई व्यक्ति उम्र की 24 साल में तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दे कि आज जो तुम्हारे बच्चे के बदन पे कपड़े हैं, आपके पास में जो नौकरी है, आपके पास में जो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, ये आपके पास किसी भगवान ने नहीं दिया है, किसी भगवान की देन नहीं है, ये इन महापुरुषों की देन है। अगर वो जो सीमा कोड़ापे ने अभी बताई कि 1898 का कानून नहीं बनता तो तुम्हारे पास में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन भी नहीं रहती। पहले मुट्ठी भर नमक से, दादा थोड़ा शांत हो जाओ, दो मिनट, दादा आजा इधर बैठ जाएगा, इक्के बड़ा ही में ठीक है उधर। तो जो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, पहले हम लोगों से मुट्ठी भर नमक के बदले में अंगूठा ले लेते थे जमीन का। ये हालात है आदिवासियों के, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके अंगूठे ले लेते थे, उनकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। उस वक्त बिरसा मुंडा के दादा की जमीन एक जमींदार ने मुट्ठी भर नमक के लिए वो जमीन पर कब्जा कर लिया था। मुट्ठी भर नमक दिया और जमीन के ऊपर उसका अंगूठा ले लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए आदिवासियों की जमीन ली जाती थी। ये सच्चाई है। ये बात बिरसा मुंडा को मालूम थी। उम्र के 14 साल से जब आदमी 10वीं कक्षा में नहीं जाता है, मुझ की कॉम भी नहीं फूटती थी,
तब से वो अपने लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, तीर खमटा चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। 14 साल की उम्र में भारत में कोई भी क्रांतिकारी ऐसी उम्र में काम नहीं किया। ये सच्चाई है। जब बिरसा मुंडा का संघर्ष हुआ, ये बच्चों को थोड़ा भगा दे बेटा वहां। ये जब बिरसा मुंडा का संघर्ष हुआ तो करीब करीब 1 लाख आदिवासी लोग मारे गए। 1 लाख आदिवासी, जिसको गिन नहीं सकते आप, इतने लोग मारे गए। उसमें 5 साल का बच्चा भी मरा, 30 साल का जवान भी मरा और 70 साल का बूढ़ा भी मरा। 1 लाख आदिवासी, यानी दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने आदिवासी लोग जमीन के लिए मारे गए। उस संघर्ष की वजह से अंग्रेज मजबूर हो गए और मजबूर होकर अंग्रेजों ने ब्रिटेन में जाके ये कानून पास किया। तब अंग्रेजों का केवल भारत पे ही राज नहीं था, विश्व के 11 देशों पर राज्य था। वो 11 देशों के आदिवासियों को भी फायदा हुआ बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। वो कानून बना जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून नहीं होता तो आपके पास में 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन भी नहीं होती। आपके पास में जो जमीन है ये भी नहीं होती। तब आरक्षण नहीं था, कोई नौकरियां नहीं थी, तुम्हारे जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं होती तो आप भी आज जंगलों में पड़े होते। हम लोग आज यहां पर आए नहीं होते, कोई हमको आदिवासी बोल के पुकारता नहीं। ये तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो। तुम्हारे पास जमीन है इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो। तुम्हारे पेट में रोटी है इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो। ये जो कुछ भी मिला है तुमको समाज के नाम पे मिला है। किसी राजा ने, किसी भगवान ने नहीं दिया। अरे नागपुर का तो गोंड राजा था, नागपुर को तो गोंड राजा ने बसाया था। नागपुर में आदिवासियों का कब्रिस्तान नहीं है। जमीन तो बहुत दूर है, दीक्षा भूमि के लिए 200 एकड़ जमीन है, लेकिन आदिवासियों के लिए 10 एकड़ जमीन नहीं है। राजा होने के बावजूद हमारे समाज के आधे से ज्यादा आदिवासी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। जब भी अतिक्रमण होता है तो आदिवासियों की झोपड़े को उठाए जाते हैं। ये हालत है हमारी मां बहनों की कि बंगले में काम करने के लिए जाते हैं, बंगलों में काम करके बर्तन मांज के वो पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। हम बड़े गर्व से बोलते हैं नागपुर को आदिवासी ने बसाया, राजा ने बसाया। अबे मुस्लिम राजा था, आज मुस्लिमों के पास कितनी जमीनें हैं। जहां पर अंग्रेजों ने राज किए, क्रिश्चियनों के पास में कितनी जमीन है। यहां ब्राह्मण राज कर रहे हैं, उनके पास कितनी जमीन है। ये रामटेक परिसर में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी की है, लेकिन देवलापार में जो गो विज्ञान केंद्र है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर का वो बना रहे हैं, वो चला रहे हैं। यहां पर जिनकी जनसंख्या भी नहीं है, यहां पर वो लोगों के पास में जमीन है। तुम्हारे पास तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन नहीं है। तुम्हारा खुद का एक कॉलेज नहीं है, खुद का एक आईटीआई कॉलेज भी नहीं है जहां तुम्हारे बेरोजगार बच्चों को तुम कुछ तो भी हुनर सिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक का हुनर सिखा सकते हैं, वेल्डिंग का, स्कूटर का। किसको समाज बोलते हैं? सिर्फ मैयत में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, इसका मतलब समाज होता है क्या? एक मुसलमान भाई जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है, 5 साल की उम्र में उसको कुरान शरीफ पढ़ाता है। वो उसको बताता है ये तेरे जीने में मरने का मार्ग है, इसी मार्ग को लेके चल।
एक बौद्ध भाई अपने बच्चे को बाबा साहब की किताब देता है और उसको बौद्ध विहार तक लेके जाता है। इनके स्कूल, कॉलेज और इस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, वो बाइबल देता है, चर्च में लेके जाता है, उनके स्कूल है, कॉलेज है, दवाखाने हैं। 16 साल की लड़की भी सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है और उस समाज के लिए काम करती है। एक ब्राह्मण भाई जज भी रहेगा, देश का प्रधानमंत्री भी रहेगा, तो चड्डी पहन के शाखा में खड़े हो जाता है। वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं। उनके पास बड़े बड़े मिशन है। जितने मंदिर है वो सब आरएसएस के पास। पैसा तुम्हारा और फायदा उनका होता है। हनुमान जी का मंदिर देखो, बिल्कुल अच्छा मंदिर देखो, जहां पे ब्राह्मण पुजारी है, वो हनुमान जी दुबला दिखता है, ब्राह्मण मोटा दिखता है, वो गोरा दिखता है, हनुमान जी से ज्यादा स्मार्ट दिखता है। क्योंकि जो तुम लड्डू, पेड़े और पैसा चढ़ाते हैं वो किसको जाता है? हनुमान जी को जाता है। अपने समाज के पढ़े लिखे लोग भी ये काम करते हैं। और जब समाज का ही आदमी इसके सामने मिलता है, मजदूर आदमी एक आध बार उसने पी लिया अपनी थकावट के लिए, उसको बोलता है ठीक बाजू आ। उससे जय सेवा लेने को भी शर्म आती है उसको। इस देश में समाज इसलिए जिंदा है क्योंकि उन समाज का मिशन है। मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, क्रिश्चियन भाई बाइबल देता है, हिंदू भाई उसके हाथ में रामायण महाभारत देता है। तुम्हारे बच्चे ने तुमसे पूछा कि इस देश में मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे दोस्त कौन है, कौन से रास्ते से जाना चाहिए? तुम्हारे बच्चे ने पूछा तुमसे, कौन सी किताब उसके हाथ में दोगे तुम? ताली मत बजाओ। कौन सी किताब दोगे तुम उसके हाथ में? क्या है तुम्हारे पास? तुमने उसको कपड़े लत्ते तो दे दिए। बच्चा आदिवासी का रहता है और उसके दिमाग में जो सोच रहती है वो आरएसएस की रहती है। उसके दिमाग में सोच ब्राह्मणों की रहती है। वो आदिवासी के बारे में कैसे बताएगा यार? बच्चा तुम्हारा पैदा किया हुआ और उसके दिमाग में सोच दूसरे की, तो तुम्हारे समाज का निर्माण कैसे होगा? तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को घड़ा सको, अपने बच्चे को समझा सको। ऐसी कोई व्यवस्था अपने समाज के पास में नहीं है। ना मरने की प्रथा है, ना जीने की प्रथा है। तुम किसके भरोसे जाएंगे? अरे अब तो सरकार ने बोल दिया है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। आदिवासी नहीं रहते का मतलब है तुम गायब हो गए। अब तुम्हारे बाल बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे क्योंकि तुम आदिवासी नहीं हो। अब तो तुम्हारी जमीनों को, तुम्हारे घर के सर्वे हो गए हैं, पूरे सैटेलाइट से जमीन के सर्वे हो गए, आदिवासियों की जमीन के पूरे 7-12 बन गए हैं। अब तुमको कलेक्टर ऑफिस में बुला के बोलेंगे चल अपनी जमीन बेच, तुमसे जमीन के पट्टे ले लेंगे। तब तुम क्या करोगे? कौन दौड़ेगा तुम्हारे लिए? कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? ये मामूली चीज नहीं है। ये सरकार बोल रही है इस देश में आदिवासी रहता ही नहीं। आदिवासी नहीं रहता इसका मतलब तुम जिंदा नहीं हो, तुम नागरिक नहीं हो। ये सच्चाई है। 147 साल लगे बिरसा मुंडा को यहां आने के लिए। यहां के आदिवासियों को अपने बाप का नाम पहचानने के लिए 147 साल लग गए हैं। माधुरी दीक्षित का तो 2 ही दिन में पहुंच जाता है। हमको मालूम है शाहरुख खान कौन है, आमिर खान कौन है, गरीब खान कौन है। उसके बारे में तुम्हारा बच्चा जानता है। टंटे भील के बारे में जानता है, बाबूराव शर्मा के बारे में जानता है। हम तो बचपने वाली सोच है हमारी। लड़ाई की बात तो बहुत दूर है। ये गोंड है, ये परदान है, ये कोरकू है, ये भील है, ये हलवा है। हम अभी भी भेदभाव की राजनीति और उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। यहां तो सवाल है पूरे देश के आदिवासियों को एक कैसे करेंगे। बिरसा मुंडा को हम लोग याद कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको राजा ने जमीन दिया क्या? हाँ या नहीं?
तुमको किसी भगवान ने जमीन दिया क्या? तो तुम्हारे पास जिसने जमीन दिया वो तुम्हारा भगवान है। इसलिए उसके आगे लिखे है भगवान बिरसा मुंडा। इस देश के राष्ट्रपति को भी बोलना पड़ता है भगवान, इस देश के प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ता है भगवान। लेकिन शर्म की बात है, आदिवासी उसको अपना भगवान नहीं मानता है। जिसके पास में सब कुछ उसी की देन है। आपका बच्चा आज बोल दो अपने बच्चे को, तुम नाखून नत्तुर सिमरो, बेटा तेरी मां को खून की जरूरत है, तो उसकी बीवी बोलती है तुम गाय को खून दे रहे, तुम्हारी मां तो मरने वाली है। भाई भाई को नहीं देता है, सिर्फ तुम खून मांगो, एक बॉटल दे, एक भाई दूसरे भाई को नहीं देता है। एक जमीन, एक घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक भाई ले लेता है, दूसरा वो भाई ले लेता है, आपस में लड़ लेते हैं। ये वास्तव है, सच्चाई है। वो चीज बिरसा मुंडा ने किया। वो कोई गोंड नहीं था, कोई प्रधान नहीं था, कोई भील नहीं था, कोई कोरको नहीं था, केवल आदिवासी था। गोंड प्रधान ये जात हो सकती है, जमात हो सकती है, समाज नहीं हो सकता है। बिरसा मुंडा का जीवन समाज के लिए था। मामूली बात है, बिरसा मुंडा चिल्लर बात नहीं है। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर के ताले तोड़ दिया था। आज तो राम मंदिर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती, तब सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ का होता है। भर बारिश में इतनी तूफान आ रहा था, कुछ सुअर के बच्चे जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, वो ठुटर रहे थे, सुअर ठुटर रहा था। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये तो मर जाएंगे, उसने जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर का ताला तोड़ दिया और पूरे सुअर के बच्चे को और सुअर को अंदर घुसा दिया। बवाल बच गया कि बिरसा मुंडा ने अपवित्र कर दिया भगवान जगन्नाथ को। अब बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। सब लोग चर्चा करने लग गए, सुबह सब लोग जमा हुए, पंडे जमा हुए। बिरसा मुंडा ने 3 ही सवाल पूछा। ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला ऊपर वाले ने। ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला ऊपर वाले ने। बिरसा मुंडा ने बोला तेरे को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये सुअर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला अबे एक ही कारखाने का माल है, गोडाउन अलग कैसे हो सकता है? जिस सुअर जानवर को सभी धर्मों के लोग अछूत जानवर मानते हैं, उस सुअर जानवर को आदिवासी संस्कृति में नारायण पेन बोलते हैं। हम पूछते हैं एक सुअर का भी भगवान के जैसा स्थान जिस संस्कृति में है, उस संस्कृति में इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा? आदिवासियों को हंसते हैं अभी कि ये महुए की झाड़ की पूजा करते हैं, इनका बड़ा देव महुए के झाड़ में रहता है। इसलिए करते हैं क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। ऐसा बदनाम करने का षड्यंत्र चलता है आदिवासियों को। भाइयों सच्चाई ये है, आज से 10,000 साल पहले जब महुआ चावल नहीं हुआ था, गेहूं नहीं हुआ था, जवार नहीं हुई थी, तब महुए की रोटी और महुए का इरूक बना के लोग पीते थे। उसी के भरोसे आदमी जिंदा रहता था। वो 10,000 साल से आदिवासी उस महुए के झाड़ को अपना पोषण का देवता मानता है, उसी को फड़ा पेन मानता है। इसलिए बड़े देव को महुए के झाड़ के पास में रखता है आदिवासी। आज भी महुए के झाड़ का जो इतिहास है वो केवल आदिवासी समाज के साथ जुड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। तुमको कोई नहीं पूछता है, हंसते हैं। अभी मेलघाट में जाओ, बस्तर में जाओ, मध्य प्रदेश के उधर बाकी पिछड़े इलाके में जाओ, छिंदवाड़ा में उधर चले जाइए, आदिवासी लोग जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिलता है, वो लोग बेचारे खून बेचते हैं। खून 800 रुपए में खून बेचते हैं अपना।
800 रुपए में खून बेच के वो राशन की दुकान पर जाके उससे अपने बच्चों के लिए राशन लेके आते हैं। यानी जिंदा रहने के लिए उनको अपना खून बेचना पड़ता है। कोई किडनी बेच रहा है अपने बच्चों की, कोई आदिवासी बच्चों को ही बेच रहे हैं। किसी को किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को बच्चा होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को खून होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को जमीन होना तो आदिवासी को ले ले, किसी को आरक्षण होना तो आदिवासी की ले ले। इस अवस्था में कोई दूसरा समाज जिंदा नहीं है। तुम लोग बहुत अच्छी अवस्था में, थोड़ा बाहर निकलो मानेगांव से, रामटेक से बाहर निकलो और अपने समाज से मिलने जाओ। क्या भगवान के पास जाते हैं? जाओ गांव खेड़े में देखो, जंगलों में देखो आदिवासी कैसे रह रहे हैं। कुत्ता भूख से नहीं मरता है भारत में, लेकिन आदिवासी मरता है। लेकिन आदिवासी जब भूख से मरता है तो हमारे गांडू नेता उसके बारे में विधानसभा में, पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। 13-13 साल के आदिवासी लड़कियों के हाथ में बंदूक है। कौन से समाज की लड़की बंदूक पकड़ती है इस देश में? बताओ, कौन से समाज की लड़की पकड़ती है? जो बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की, उस उम्र में उसके हाथ में बंदूक है। सरकार उनको नक्सलवादी बोल रही है और मार रही है। पुलिस वाला भी आदिवासी। हमारे समाज के लोग साल में एक बार मिलते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, मानेगांव में एक लाइब्रेरी बताओ जहां तुम्हारा बच्चा अगर कहीं नहीं भी गया तो वहां पढ़ने के लिए जाएगा। चलो बताओ। हम लोग मंदिर बनाते हैं लेकिन वाचनालय नहीं बनाते हैं। यह सच्चाई रहने के बाद कि तुमको किसी ने जमीन नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया। इन शहीदों के वजह से जमीन मिली है। पहले आदिवासियों को भूधारक बोलते थे। 1835 के पहले के 7-12 निकालो अपने और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। तुम भूधारक थे। तुमको भूधारक से भूमालक बिरसा मुंडा ने बनाया है। केवल आदिवासियों को नहीं, यहां के ओबीसी को, यहां के एससी को, यहां के माइनॉरिटी को, यहां के ब्राह्मण को भी। 24 साल की उम्र क्या होती है? जब बिरसा मुंडा को फांसी दे रहे थे, 2 दिन बाकी थे, 3 दिन बाकी थे, तो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा था। उस एग्रीमेंट पे लिखना था कि ये पूरी जमीन जो है वो आदिवासियों की नहीं है। यहां के कुछ उच्च वर्णीय लोगों ने बिरसा मुंडा पे प्रेशर डाला। अंग्रेज अफसर को बोला कि तुम इसको इस तरीके से प्रताड़ित करो। जब बकरा काटते हैं तो बकरे की चमड़ी निकालते हैं। जब बकरा काटते हैं तो बकरे की चमड़ी निकालते हैं। वैसे रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था, बोल तो इस देश का आदिवासी नहीं है, तो इसका मालिक नहीं है, ये तेरी जमीन नहीं है, सिर्फ लिख दे तेरी फांसी की सजा माफ। तुम रहते तो क्या करते उसकी जगह? एक झापड़ पड़ती है अपने नेता को तो मुंह देता है, बोलता नहीं है। अपने बच्चे को, अपने भाई को बोल देता है किसी ने मर्डर किया साहब। अरे खुद अपने बदन की चमड़ी निकाल रहे थे उसके। एक चींटी काटती है तो तुमको कितनी तकलीफ होती है। ऐसा बिठा के बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल तू ये आदिवासी नहीं है। तू सिर्फ बोल दे कि तू आदिवासी नहीं है, जमीन तेरी नहीं है, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। रात भर तड़पते रहा, आंखों से उसके खून निकलते रहा, तो भी बिरसा मुंडा ने साइन नहीं किया। बिरसा मुंडा मरते मरते भी बोला कि मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस देश में आदिवासी होना। जब एक प्रधानमंत्री खड़े रहता है तुम्हारे सामने तो एक लंगोटी वाला जाता है, बिगर कपड़े का आदमी, वो बोलता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, तो वो लंगोटी वाला बोलता है मैं इस देश का मालिक हूं जिसका तू प्रधानमंत्री है।
आदिवासी यानी केवल नागरिक नहीं, आदिवासी यानी इस देश का मालिक। आज तुम लोगों को जनगणना वाले आएंगे और बोलेंगे लिख दे हिंदू, लिख दे गोंडी धर्म। अबे जब से धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, और हमने तो यह प्रूफ कर दिया है कि इस देश में जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। विश्व के जितने भी धर्म हैं सब पुरुषों ने बनाए हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने, क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट ने, हिंदू धर्म ब्रह्मा ने, सिख धर्म गुरु नानक जी ने। लेकिन आदिवासी संस्कृति की जो निर्माता है वो महिला है, पुरुष नहीं है। इस समाज में मां का स्थान भगवान से बड़ा है। इस समाज का नेतृत्व महिला करते थे। दूसरे समाज में जब उसका आदमी मर जाता है महिला को तो सती कर देते थे, लेकिन आदिवासी संस्कृति में नहीं करते हैं। हमारे पास राजपूत थी रानी दुर्गावती, दलपत शाह से शादी करी थी, दलपत शाह गुजर गए। अगर हिंदू धर्म में होती तो उसको वहां पर सती कर दिया गया रहता, लेकिन आदिवासी संस्कृति में थी तो उसके हाथ में राजपाट दिए और उसको महारानी दुर्गावती बनाए। ये आदिवासी संस्कृति है। विश्व में जितने धर्म हैं ये तो बहुत बाद में आए, 4000 साल पहले की बात है। आदिवासी तो इस देश में 22,000 साल पहले से अपनी संस्कृति का पूजक है। आप लोग ये जो अपने सरनेम देखो, बोरे मड़ावी आंदुर, मड़ावी यानी मड़ा, मड़ा यानी झाड़, बोरे कोवल आंदुर, कोवे यानी बंदर, बंदर यानी तुमको मालूम है उसका पेड़, पेंदाम पद्दी सुअर। हमारे जो सरनेम है वो झाड़, पहाड़, जानवर और इस पेड़ों के ऊपर में निर्भर करते हैं। यानी आदिवासी जो आदमी है ये निसर्ग में जीता है, ये कुदरती है। रामदेव बाबा क्या बताएगा अपने को? रामदेव बाबा आदिवासियों से 2 रुपए किलो से आंवला लेता है, उसको उबालता है, उसका जूस बनाता है, 200 रुपए का बेचता है। वो गरीब आदिवासियों से 2 रुपए किलो, और बेच रहा किसको? कितने में? 200 रुपए में। वो देश का राष्ट्र संत महापुरुष। अबे रामदेव बाबा को बोलो 6 फीट गड्ढा खोद के बता दे जो आदिवासी महिला खोदती है। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, जामदेव बाबा बन जाएगा, कामदेव बाबा बन जाएगा। इस देश में अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, 5 दिन के बच्चे को पीठ पे बांधकर आदिवासी महिला गड्ढा खोदती है। 80% लोग आदिवासी समाज के गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं आज। अब गड्ढे खोदने की मशीन आ गई, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। कैसे जिएंगे तुम? कैसे जिएंगे? गड्ढे खोदने का भी काम अगर तुमको नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे तुम? तुम्हारे जंगल खतरे में है। ये मानेगांव का जितना बेल्ट है, मैं बोल के जा रहा हूं, अभी सिर्फ आप लोग 8 महीने रुक जाओ, इसका प्रपोजल पास हो गया है। अब यहां की बस्तियां उठने वाली है। इस देश में सरकार जंगल बचाने की बात करते हैं, जंगली जानवर बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं। जिसने जंगल को बचाया, जंगली जानवर को बचाया, पर्यावरण को बचाया, आदिवासी बचाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं इस देश में आदिवासी आदमी और आदिवासी समाज ये दोनों जिंदा रहे। जब तक आदिवासी जिंदा है इस देश का 7/12 किसी दूसरे के नाम से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश आदिवासियों का था, है और रहेगा। ये चाहते हैं इस देश को हिंदू भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अबे 7/12 का मालिक तो आदिवासी है, और ये आदिवासी को ही खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपको मालूम है विश्व का सबसे गरीब आदमी, सर्वे किया गया, विश्व का सबसे गरीब आदमी अगर कोई था तो आदिवासी, वो कालाहांडी का आदिवासी, उड़ीसा का आदिवासी, जो रोज 4 रुपए 40 पैसे कमाता है।
नागपुर का, रामटेक का, देवलापार का, काटोल का, उमरेड का जो आदिवासी है वो 12 रुपए 80 पैसे रोज कमाता है। 4 रुपए 40 पैसे कमाने वाला आदमी, 12 रुपए 80 पैसे कमाने वाला आदमी अपने घर में 1 किलो चावल ला सकता है क्या अच्छी क्वालिटी का? 1 किलो तेल ला सकता है क्या अपने बाल बच्चों के लिए? 1 किलो आटा ला सकता है क्या वो? अबे 10 रुपए में तो कैडबरी की अच्छी वाली चॉकलेट नहीं आती, रोटी कैसे आएंगी? तुम जिंदा कैसे रहोगे? तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? उनके लिए रास्ते कैसे बनाओगे? ये जो चीज है ये महत्व की बात है। मैं अटल मंदोना, मैं ये पोस्ट में हूं, मैं यहां का अध्यक्ष हूं, यहां का सचिव हूं। आरक्षण लेके ऑफिसर बनता है, तुम्हारे ही समाज का आदमी आरक्षण लेके आमदार बनता है, तुम्हारे ही समाज का आदमी आरक्षण लेके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मंत्री बनता है, और तुम्हारे ही समाज के बारे में नहीं सोचता है, तुम्हारे ही समाज के लोगों के साथ गद्दारी करता है। ये इसको बोलते सामाजिक गद्दारी। ये समाज के जब तक के सामाजिक गद्दारों का प्रश्न हल नहीं होगा, बोगस आदिवासियों का कोई प्रश्न नहीं है। अब तो उनकी भी जिंदगी खतरे में है, बोगस आदिवासियों की, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दी भारत में आदिवासी नहीं है, तो सही आदिवासी और झूठा आदिवासी और बोगस आदिवासी कहां से आ गया? जब आदिवासी नहीं है तो सब पे तलवार चल गई। अब तुम्हारे बच्चों को 2 साल बाद में आरक्षण नहीं मिलेगा। भारत का संविधान बना था, पढ़े लिखे लोग भी है यहां, तो तुमको आरक्षण मिला, तुम्हारे लिए प्रावधान हुआ, तुम्हारे जो कुछ सुविधाएं मिल गई। 2025 में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने जा रहा है, जिसको ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। विश्व का संविधान बनने जा रहा है, और उस संविधान में तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं रहेगा, तुमको आदिवासी बोल के नहीं पुकारा जाएगा, तो तुम जियोगे कैसे? कैसे जियोगे? तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? केवल बिरसा मुंडा का नाम लेने से नहीं चलेगा। हमारे समाज में महिलाएं शिवरात्रि का उपवास करती है, पूरी महिलाएं एक दिन में शिवरात्रि का उपवास कर डालती है। बिरसा मुंडा ने बोला था, उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने करो, तो उसकी जिंदगी बनेगी। कोई भगवान तुम्हारे बच्चों को नहीं बचाने वाला, तुम अपने बच्चों के भगवान खुद हो। ये था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। शनिवार को ये भगवान का दिन, मंगलवार को वो भगवान का दिन, फलाने दिन इतने बजे, पूर्णिमा को ये भगवान का दिन। ऐसा लगता है रोज फोन पे बात करता हूं मैं ब्राह्मण भगवान से। इस सच्चाई को समझो, ब्राह्मणों के गुलाम मत बनो। भगवान के पास जाने के लिए किसी दलाल की जरूरत है क्या? कोई आरटीओ का ऑफिस है क्या वो? कि लाइसेंस बनाना है तो दलाल की जरूरत पड़ेगी? अरे वो भगवान है तो उसको मालूम होना चाहिए तुम आए हैं, और जब तुम मरोगे तो भगवान पूछेगा, भाई तेरे को आदिवासी बनाया था मैं। जमीन का भगवान जिसको बोलते हैं आदिवासी, विश्व में सबसे ईमानदार कौम आदिवासी। 6 फीट का भी आदमी रहता है तो मेहनत करता है, उसके बगैर रोटी नहीं कमाता है, खाता भी नहीं है, किसी को लूटता नहीं है आदिवासी। कोई शंकराचार्य नहीं गया था आदिवासी को ईमानदार बनाने के लिए। हमारे तो खून में ही ईमानदारी है। ये लोग अपना धर्म बदलकर, आदिवासियों को हिंदू लिखकर, आदिवासियों को क्रिश्चियन लिखकर उनकी संख्या खत्म करना चाह रहे हैं। तुम हिंदू बन सकते हो, क्रिश्चियन बन सकता है, आदिवासी मुसलमान बन सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपना खून नहीं बदल सकता। तुम्हारा डीएनए तो वही रहेगा। मेरे भाइयों, इस देश में गढ़चिरौली देख लो, भामरागढ़ देख लो, बस्तर देखो, ऐसे क्षेत्र है जहां पर तुमको बुखार आ गया तो बुखार की गोली नहीं मिलती, जिसको पैरासिटामोल बोलते हैं। वहां बुखार की गोली नहीं मिलती आदिवासी क्षेत्र में, लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है।
ये अवस्था है हमारे समाज की। जिसके घर में कुछ नहीं है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जो घास के घर में रहता है, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर इस देश का सैनिक खड़ा है। काय के लिए? इनकी नियत आदिवासियों की जमीन पर है। जिस जमीन पर कोयला है, जिस जमीन पे खनिज है, जिस जमीन पे सोना है, पानी है, जंगल है, ये आदिवासियों को लूटना चाहते हैं। अरे आज ठीक है, अभी ये आदिवासी ऑफिस से एक लेटर गवर्नमेंट, यानी आदिवासी बच्चे की जान की कीमत 35,000। अबे ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है। जानवरों से भी कीमत कम हो गई हमारे समाज की। अभी देवला पार्क के आगे सिवनी के बॉर्डर पे कुराई एरिया में आदिवासियों के पास में कुछ गरीब आदिवासी थे, उसकी थैली में गाय का मटन मिल गया तो बजरंग दल के लोगों को मार दिए। के लिए उनको बजरंग दल के लोगों ने मार दिए और उसका वीडियो बनाया और सब तरफ फोकस किए ताकि आदिवासी डर जाए। उनसे पूछते अरे भैया गाय का मटन ही तो खा रहा था, तो बोले गौ माता है। बिरसा मुंडा ने पूछा था, किसी ने मां को काटा और खाया तो तुमको गुस्सा आता है, मां के दूध का बिजनेस करते हो तो क्या लगता है? कोई अपनी मां के दूध का व्यापार करता है क्या? इस देश में आदिवासी आदमी की जान की कीमत जानवरों से भी कम हो गई। हम लोग खामोश रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। अभी ये बॉर्डर पे हुआ है, कल अगर इस गांव में हो गया तो तुम लोग क्या करोगे बताइए? हमारे नेताओं को तो समाज समझता ही नहीं है, उनको पार्टी समझती है, उनको संगठन समझता है, जात समझती है। गोंड, प्रधान, कुरकू में क्या फर्क है? संस्कृति एक है, ब्लड एक है, समाज एक है, उसके बावजूद भेदभाव करते हैं आप। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता है वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो दुश्मन को पहचान नहीं सकता वो लड़ेगा कैसे? ऐसे आदमी को नपुंसक बोला बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने बोला था आर्थिक रूप से गरीब रहेगा समाज तो चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हम अपना समाज विचारों से गरीब है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है। साला 5 लोग मर जाते हैं, 20 लोग आदिवासियों के मर जाते तो पेपर में नहीं आता है, टीवी पे नहीं आता है। लेकिन सलमान खान ने हिरन मार दिया, उस पे केस लग गई तो टीवी पे आता है। रोज एक आदिवासी को, रोज महाराष्ट्र में कम से कम 5 आदिवासियों को शेर खा रहा है। गवर्नमेंट चुपचाप है। लड़ने भिड़ने के बाद 2 साल बाद में उनको एक चेक देते हैं 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए। जहां आदिवासी रहता है वहां शेर छोड़ रहे हैं लोग, जबरदस्ती शेर छोड़ रहे हैं ताकि आदिवासी अपने जंगल खाली कर दे, अपने घर खाली कर दे। मेरे लिए, आपके लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं हम? बहुत कम ऑफिसर रहते हैं भलावी साहब जैसे कि भैया समाज में भी जाना है, ड्यूटी भी जाना है, इधर भी जाना है। नहीं नहीं, अपन अपने समाज के बीच में जाएंगे, मेरे गांव में जाऊंगा। यहां तो उल्टा हो गया। पेंदाम है तो पेंदाम कर दिया, नेताम है तो नेताम कर दिया, मड़ावी है तो मड़ावी कर दिया। जैसे तेंदुलकर का रिश्तेदार बन रहा है। तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो सब लोगों को दुख होता है, अपने नए लड़कों को दुख होता है। जब अपनी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, 12-12 साल की लड़कियों को उन लोग बलात्कार करके मार देते हैं। मजदूरी करती हुई महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी लाश ऐसी नाले में फेंक देते हैं, तब अपने लोगों को दर्द नहीं होता, लेकिन तेंदुलकर का दर्द होता है। ये गांडूगिरी की सोच हमारे दिमाग में डाली जा रही है। समाज के लिए क्या सोचते हो? जिस समाज में तुमको जीना है, इसी समाज में तुमको मरना है, उसके लिए क्या कर रहे हो बताइए?
कुछ नहीं कर रहे हम केवल समाज के नाम पर बैठ रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं। अरे खूब चांगलो कार्यक्रम आता रे बाबा, और सतीश भाऊ वासी मत्तुर और वर्तुर, मैं तो गोंडी भजन गाने आया हूं क्या? मेरे से अच्छा तो गोंडी भजन वो गाता है जो तुम्हारे बीच में पूरा शहर पहचानता है उसको। क्या नाम है उनका? बनवारी भाई, बनवारी दादा। बनवारी दादा। मेरे से ज्यादा लोग मानते हैं उसको। ऐसे लोगों ने बिरसा मुंडा के गाने गाए, गांव गांव तक के पहुंचाए। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, नेताओं का नहीं है। ये जो बच्चे नाच रहे थे अभी, वो नाच नहीं जम रहा था उनको, बात अलग है। डेयरिंग इस बात की है कि उस गाने पर नाचने की कोशिश कर रहे थे। ये आने वाले समय का भविष्य है अपने समाज का। मैं वैसी तुम लोगों को बहुत ज्यादा समय हो गया, बहुत काफी समय हो गया है, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात तुमको बोलना चाहता हूं, हर घर से, ये पूरा रामटेक ब्लॉक है, यहां संगठन के लोग हैं, ये भी काम चोरी बना करते हैं। अपने ऑफिसर भी इधर उधर थोड़ा समय, एक आध रविवार को टाइम निकाल देते हैं। ये मेरा कहना है कि हर घर से कम ₹1 रोज जाना चाहिए समाज के लिए। साहब, समाज की कम से कम 10 एकड़ जमीन होना चाहिए यहां पर। आपका ITI होना चाहिए, महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार होना चाहिए। कम से कम एक महिला 600-700 रुपए रोज कमाना चाहिए, तब जाके वो घर अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपना घर संभाल सकती है। आदमी कमाएगा तो पैसे लेके दारू की दुकान में जाएगा, लेकिन औरत कमाएंगी तो पैसे लेके राशन की दुकान में जाएंगे। ये सच्चाई है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। जितना पैसा आप लोगों ने यहां खर्चा किया है, साल भर अगर अपन इतना पैसा जमा लेंगे तो खुद की जमीन रहेंगी, खुद का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, खुद के बच्चे, तुम्हारा कोई भी बच्चा जा सकता है। और भी समाज के अपने भाई लोग हैं जिसकी हालत ठीक नहीं है, उसका भी बच्चा जाके वहां पढ़ सकता है, क्योंकि रोटी की, गरीबी की कोई जात नहीं होती। मैं बिरसा मुंडा को मानता हूं, मैं गोंडी धर्म को मानता हूं, इसको, मैं ये सब चीजों को नहीं मानता। सोच बता क्या है? दिमाग में सोच रहेगी ना, पेट में रोटी नहीं रहेगी तो चलेगा, दिमाग में सोच भी रहेगी तो तुमको जिंदा रख सकते हैं। एक खास बात बता के जा रहा हूं, इस देश में 2 बड़े नेता हैं, एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, दूसरा महात्मा गांधी। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, महात्मा गांधी टाई और कोट पहनते थे, एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे उनको। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में, और ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, ऐसा ही पेंडॉल लगा हुआ था। पेंडॉल के बाहर लिखा हुआ था, क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी गया और एक आदिवासी को पूछा, अरे भैया ये कितने लोगों के नाम है? तो आदिवासी ने बोला, गांधी जी ये तो एक ही आदमी का नाम है। फिर दूसरा सवाल गांधी जी ने किया, ये आदमी कितने साल जिया? तो गांधी जी को आदिवासी ने बोला, 24 साल जिया सिर्फ। ये क्या चाहता था? इसकी लड़ाई क्या थी? उस आदमी ने बताया कि ये जो लड़ाई बिरसा मुंडा की थी, जल जमीन जंगल के अधिकारों की लड़ाई थी। इनका नारा था, मावा नाटे मावा राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज। जब गांधी जी ने इस बात को सुना तो गांधी जी बोले, आज पूरे देश को इसी चीज की जरूरत है। गांधी जी ने टाई कोट निकाले, बिरसा मुंडा के जैसी लंगोटी पहने, सफेद धोती पहने, और देश में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए उसका नाम सामने नहीं लाया जाता। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को तो कुछ आदिवासी, दलित और बहुजन लोगों ने मिलाकर भंडारे से इलेक्शन हरा दिए थे हम लोगों ने। यही महाराष्ट्र के लोगों ने आंबेडकर को हराया। जिस आंबेडकर ने हमको संविधान दिया, अधिकार दिया, उसको इलेक्शन हरा दिए थे भंडारा से।
वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़ने गए इलेक्शन में। कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। वहां के आदिवासियों ने बगावत की कांग्रेस से और आम्बेडकर को जिता के दिए बाबा साहब को। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका बाबा साहब को मिला। और जिन लोगों ने बाबा साहब को जिताया था वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, और इस देश में संविधान नहीं होता तो तुमको आरक्षण नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वही बाबा साहब ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। आप क्या तुम बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी से भी बड़े लोग हैं तुम? मैं जब यहां पर बाइक से आता था पहले, आज से 18 साल पहले की बात करता हूं, शेषराज था, भोला था, अपना परमेश्वर था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इनको मालूम है मैं आता था यहाँ पर, ठंडी में भी आता था तो स्वेटर नहीं, यहाँ पे पेपर रखता था मैं और बाइक से आता था। मेरे को लोग हंसते थे, अरे ये पागल हो गया है, साला इंजीनियर बना है, इतने बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग किया और वे पगली जैसा गाड़ी लेके घूम रहा है, बिरसा मुंडा बोल रहा है। कुछ लोग हंसते थे, अबे बोर आंदूर रो बिरसा मुंडा पाड़े आंदूर बांध रो, कोई तो आंदूर बांध रो, ऐसी बात करते थे मेरे साथ, मेरे को हंसते थे। मेरे घर वाले भी मेरे से नाराज कि यार इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी पानी सब छोड़ दिया है और यही काम कर रहा है। मेरे घर वाले तो आज भी मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन 25 साल बाद में आज परिणाम देख रहे हैं कि जिस बिरसा मुंडा को देश में नहीं जानते, आज पूरे देश के कोने कोने में आदिवासियों का कोई गांव नहीं है जहां बिरसा मुंडा का नाम नहीं आता है। आज देश का प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा का नाम लेता है, राष्ट्रपति भी बिरसा मुंडा का नाम लेता है। और बड़ी बात यह है, ये पूरे मजबूर हो गए हैं बिरसा मुंडा को भगवान बोलने के लिए। इसी बिरसा मुंडा की वजह से हमारे आदिवासियों की पहचान आज भारत में है। किसी राजा के वजह से नहीं है, किसी भगवान के वजह से नहीं है, ये शहीदों के वजह से है। बाबूराव शेरमाके को अपने ही लोगों ने धोखा दिया, फांसी के 2-2 बार रस्सी टूटे, उसके बाद फांसी दिए, फांसी देने के बाद में उसको चूने के भट्टी में डाल दिया उसकी बॉडी को। बिरसा मुंडा की तो बॉडी गायब कर दिए थे, टंटा भील का तो पूरा इतिहास ही गायब कर दिया, उसकी बॉडी को इंडिया से गायब कर दिए, उसकी कब्रिस्तान भी नहीं है टंटा भील की। 23 साल बाद में अपनी बहन को नहीं पहचानता था टंटा भील, अपनी भाइयों को नहीं पहचानता था। जब फांसी हो रही थी टंटा भील को तो पूछे कि भाई आप फांसी के पहले किससे मिलना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, क्या इच्छा है? तो बिरसा मुंडा वो टंटा भील ने बोला, उसको पूछा एक अंग्रेज अफसर ने, अपनी बहन से अपने भाई से मिलना चाहता है क्या? तो टंटा भील ने बोला नहीं। तो किससे मिलना चाहते हैं? मैं अपने समाज से मिलना चाहता हूं, जिसके लिए मैं जिया हूं और जिसके लिए मैं मरने जा रहा हूं। अपने भाइयों को भी नहीं बोला, पहले समाज को बोला। टंटा भील ने बोला मैं भगवान से ज्यादा अपने समाज को मानता हूं, इसलिए मेरी सोच सामाजिक है। मैं सामाजिक जीवन जिया और सामाजिक जीवन मरा। अगर ये लोग नहीं होते तो हम होते क्या? तो हम लोग शर्माते हैं अपने घर में टंटा भील का फोटो लगाने, बिरसा मुंडा का फोटो लगाने, शाहरुख खान का लगाते, माधुरी दीक्षित का दिखता है। मेरे भाइयों, ये तो परिस्थिति अपने समाज की। तुमने बहुत बड़ा काम किया, बिरसा मुंडा का नाम लिए, तुमने बहुत बड़ा काम किया, बिरसा मुंडा की प्रतिमा को यहां बैठा है, तुमने बहुत बड़ा काम किया, बिरसा मुंडा के नाम पे पूरा समाज यहां पर दिख रहा है। लेकिन बड़ा काम तब होगा जब बिरसा भूमि बनाओगे तुम। यहाँ 10 एकड़ आदिवासियों की जमीन रहना चाहिए, आपका यहाँ पर ITI रहना चाहिए, बच्चों को कुछ पढ़ने लिखने और सीखने की जगह बनाओ। जो बाहर से आए हैं उनके बड़े बड़े महल है एरिया में, लेकिन जो यहाँ का मालिक है आदिवासी, उसका कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान राम की मूर्ति ऊपर में जाओगे तुम, दर्शन करने जाते हैं,
देश में कौन सा ऐसा भगवान मंदिर है राम का जहां पर सुअर की मूर्ति है? लेकिन वहां सुअर की मूर्ति है क्योंकि ये पहले राम का मंदिर ना था। राम भगवान से भी ज्यादा वो एज सुअर की है जिसको नारायण पेन बोलते हैं। पहले अपने लोग नारायण पेन पूजने जाते हैं, उसको पहले उसके पहले बोलते थे ना रावण पेन, अब राम पेन हो गया वो। तुम्हारा कुछ नहीं है यहां। कुंवारा भीषण के बारे में भी कोई बात नहीं करता था। कुंवारा भीषण की एक सड़कें नहीं बनी थी। मैं बोलना नहीं चाहता, वो तो मेरा फर्ज है। सड़कें नहीं बनी थी कुंवारा भीषण की। देश में आदिवासियों का एकमेव स्थान है कुंवारा भीषण, वो भी खत्म करने की कगार में है। अभी गवर्नमेंट उसको भी उठाने के बारे में सोच रही है। वहां फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है। तुम्हारा आदमी बकरे काटने जाता, दारू पीने जाता, वहां जो लोग बैठते वो भी किसी बात पे नहीं, चंदा खींचते हैं और अपने काम से लगे रहते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। हमने साबित किया है कि विश्व का पहला आदमी कुंवारा भीषण के पास मिला है। उसके चिन्ह मैंने वैज्ञानिक तरीके से साबित किया है। ये बच्चे इतने देर से आपके सामने बैठे हैं, ये बहुत बड़ी मीटिंग हो गई है। ये वो बच्चे, किसी नेता इनका बराबरी नहीं कर सकता है। ये घर बार छोड़ के काम करते हैं समाज के लिए। ऐसी ट्रेनिंग चलती है पूरे देश में। आज भारत के 13 राज्यों में आदिवासियों का नेटवर्क है अपने बिरसा ब्रिगेड का। मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे को एक दिन मिल गया, मैं अपने समाज के बीच में आया, यहां पर बात कर रहा हूं। नहीं तो मेरे को यह भी दिन नहीं मिलता। आप लोगों ने मेरे को बुलाया। मेरे को दादा ने बोले थे कि ये प्रोग्राम में आना दादा, आप 19 तारीख, वो जलगांव वाले दादा ने, पहले यहीं रहते थे, अब जलगांव के हो गए, वो उनकी मिसेस का वहां ट्रांसफर हुआ। तो मैं, पूरे साथी लोगों ने, दिलीप वरखड़े और पूरे लोग जो आयोजक मंडल के लोग हैं, परते की दादा, कैलाश भाऊ, ये सब लोग जो है, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से नहीं करे कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला। एक आध ऑफिसर रहता है भलावी साहब जैसा, तो कब तक के देंगे चंदा? बाकी लोगों ने भी तो निकालना चाहिए, बाकी लोग भी तो सामने आना चाहिए। एक बात याद में रखना, इसी जमीन में मरना है हमको। ये बच्चे तुमको गाली नहीं देना चाहिए। ये बच्चे ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे माँ बाप हलाल थे, अय्याश थे, हमारे सामाजिक भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचे। मेरे जितने साथीदार हैं, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से किया। इस कार्यक्रम में भलावी साहब जैसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी गरीबी से अपने समाज में इतना प्रोग्रेस किया। आज रिटायर्ड होने के बाद भी समाज नहीं छूटता, नहीं तो रिटायर्ड होने के बाद आदमी परिवार और इधर उधर घूमते फिरते रहता है। ये बड़ी बात है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, चंदा लगाया है, सब लोगों से मेहनत करके एक बात किया है, वो लोग भी नेताओं से बड़े लोग हैं, उनका भी तालियों से स्वागत। और सबसे बड़े लोग आप हैं जो इतने देर से बैठे हैं। प्रोग्राम खत्म भी हो गया तो भी अपना चालू ही है। मैं आ गया हूं आपके बीच में किड़किड़ी करने के लिए, मैं आपसे बात करने के लिए आ गया। मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला यार वहीं से भाग जाओ। लेकिन मैं, हमारे जो कैडर के लोग हैं, सब लोगों को देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं बोला नहीं, अपन जाना चाहिए, हाजिरी लगाना चाहिए। ये बच्चे सिवनी जाना है इनको, कुछ लड़के बाइक से आए हैं, ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए रुके हो मेरे कहने पर, उनके लिए भी तालियां होना चाहिए। वो बच्चे मेरे लिए, आपके लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बात मैंने बोला हूं, ये जब सबसे ज्यादा दोषी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा